तो आज का हमारा विषय है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स एंड पेरेंट्स एक्ट 2007। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, मान लीजिए अगर बेटे की सैलरी बढ़ गई, ठीक है, तो एक वृद्ध व्यक्ति क्या करेगा? या मान लीजिए कि जो आय है वो अगर बढ़ गई तो एक वृद्ध व्यक्ति क्या करेगा? फिर से बोलता हूँ, अगर एक व्यक्ति की आय बढ़ जाती है, ठीक है, जो रिश्तेदार है, नातेदार है, या बेटे की जिस पे एक भरण पोषण के लिए एक बुजुर्ग जिस पे जिम्मेदार है। अब भाई सवाल ये आता है कि महंगाई बढ़ गई है लेकिन मेरा मासिक भत्ता वहीं का वही है। एक बुजुर्ग पूछता है कि भाई महंगाई बढ़ गई है लेकिन मेरा मासिक भत्ता जो एसडीएम साहब ने डिसाइड किया था वो वहीं का वहीं है, ठीक है, क्या करूं वकील साहब? तो ऐसे में आपको सेक्शन 10 की एप्लीकेशन लगानी चाहिए एसडीएम साहब के पास। एसडीएम साहब धारा 10 के अंदर दो तरीके से आपकी वो बढ़ा सकते हैं कि भाई आपकी सर्कमस्टांसेस, आपकी परिस्थितियाँ चेंज हो गई हैं, तो परिस्थिति चेंज होने की कंडीशन में जो है वो आपके महंगाई भत्ते को बढ़ा सकते हैं, 10,000 तक कर सकते हैं, और अगर या उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर स्टेट गवर्नमेंट की कोई नोटिफिकेशन आती है तो। और उसके अलावा लड़के की इनकम बढ़ गई या जो चाइल्डलेस पर सिटीजन है उसकी जो प्रॉपर्टी थी उससे इनकम बढ़ गई, जो उसके रिश्तेदार थे, नातेदार थे, तो वो रिक्वेस्ट करेगा भाई मेरा भी मेंटेनेंस बढ़ाया जाए, मेरा भी पैसा बढ़ाया जाए। तो ऐसे में फिर उसके भी पैसे बढ़ाए जाएंगे, ठीक है, धारा 10 कहती है ये। अब ये है कि भाई यही धारा 10 कहती है कि कोई और कम्पिटेंट सिविल कोर्ट अगर दूसरा आदेश देती है इसी चीज़ के बाबत तो उसका आदेश इस कोर्ट को मानना पड़ेगा, एसडीएम कोर्ट को। मगर यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है किसी बुजुर्ग के लिए, क्योंकि आपके अगेंस्ट कुछ भी नहीं होगा। अगर मान लो कोई कम्पिटेंट सिविल कोर्ट है भी और वो आपके अगेंस्ट में कोई ऑर्डर दे रही है तो धारा 27 ये कहती है कि जो हमारे एसडीएम साहब हैं वो उसे मानने के लिए कहीं से भी बाध्य नहीं होंगे। ओवरऑल हाल में ले दे करके बात यह है कि बात आपके भले की होगी। अगर इस सब क्लॉज 2 में कोई कम्पिटेंट सिविल कोर्ट ये पाती है कि भाई आपके साथ गलत हो रहा है, एसडीएम साहब आपके साथ गलत कर रहे हैं, तो वो ऑर्डर देगी, तो वो ऑर्डर मान्य होगा यहाँ पर। लेकिन अगर कोई कम्पिटेंट सिविल कोर्ट से गलत ऑर्डर हो जाता है तो धारा 27 के अंदर ये वाले एसडीएम साहब उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। यहाँ ये जानने वाली बात है। इस अधिनियम का धारा 27 भी इसके साथ पढ़ा जाएगा, धारा 10 के सब क्लॉज 2 के साथ धारा 27 भी पढ़ा जाए। एक बुजुर्ग आदमी पूछता है कि जी एसडीएम साहब ने मेरा ऑर्डर कर दिया, ठीक है, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँ इसको इन्फोर्स कराने के लिए? लड़का तो किसी और जुरिस्डिक्शन में रहता है, लड़का किसी और डिस्ट्रिक्ट में रहता है, और ये जो मैंने ऑर्डर करा दिया ये किसी और डिस्ट्रिक्ट में कराया है, एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया जी, ठीक है, इसे इन्फोर्स नहीं करा पा रहा मैं, या लड़का कहीं और चला गया, इसे इन्फोर्स नहीं करा पा रहा मैं, वो हमारी स्टेट के अंदर कहीं और पे जाके रहता है, या कहीं और किसी और स्टेट में चला गया वो, वहाँ जाके रहता है वो। तो ऐसे में आपको जज साहब, एसडीएम साहब ऑर्डर की कॉपी देंगे, ठीक है, और ऑर्डर कॉपी के साथ वो आपको चाहें तो और भी कुछ दे सकते हैं, मतलब जैसे आपके जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हुए, या आपके जो अटेंडेंट के एक्सपेंसेस हुए, या फिर आपके जो खाने पीने का खर्चा हुआ, ये सारी चीज़ें आपको जज साहब उस ऑर्डर के साथ भी अलग से मतलब ऐड करके दे सकते हैं, ठीक है। और उस ऑर्डर को लेकर के आप जो जिस इलाके में लड़का रहता है आपका डिस्ट्रिक्ट में, उस डिस्ट्रिक्ट के एसडीएम के पास जा कर के आप उस ऑर्डर की इन्फोर्समेंट करा सकते हैं। धारा 11 कहती है सीनियर सिटीजन अधिनियम की, ठीक है, माता पिता भरण पोषण और वरिष्ठ नागरिक अधिनियम भरण पोषण एवं कल्याण, इसकी धारा 11 कहती है, ठीक है। अच्छा बेटा, सारी बात ठीक है, ये बताइए मेंटेनेंस ऑर्डर इन्फोर्स कैसे होगा?
एक बुजुर्ग आदमी पूछता है कि मेंटेनेंस ऑर्डर इन्फोर्स कैसे होगा, ये बताओ मुझे। ठीक है, मतलब कैसे इसको लागू करवाया जाएगा, क्या 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 हथकंडे अपनाए जाएंगे इसे इन्फोर्स करने के लिए। तो जैसे फैमिली कोर्ट में 128 सीआरपीसी की जो पावर है ना, वो हमारे इन एसजीएम साहब के पास भी 128 सीआरपीसी की पावर होगी, और 128 सीआरपीसी की पावर को यूज़ करके वो आपके इस मेंटेनेंस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाएंगे। ठीक है, इस 128 सीआरपीसी की पावर में मजिस्ट्रेट या फैमिली कोर्ट या जो भी कंसर्न कोर्ट होती है, वो खर्चे को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति को जेल के अंदर भी भेज सकती है। ठीक है, तो ये पावर होगी आपके एसडीएम साहब के पास, खर्चा उगलवाने के लिए, निकलवाने के लिए। किससे? लड़के से या रिश्तेदार से। वरिष्ठ नागरिक के केस में रिश्तेदार से, और लड़के के केस में, मतलब पिताजी के माताजी के केस में लड़के से। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि क्या मजिस्ट्रेट साहब इस ऑर्डर को इन्फोर्स कराएंगे? क्या मजिस्ट्रेट साहब जाते ही इन्फोर्स करा देंगे? हाँ जी, बिल्कुल करा देंगे। अगर उनको लगता है कि लड़का खर्चा नहीं दे रहा आपका, तो उन्हें कराना पड़ेगा ऑर्डर इन्फोर्स, और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं, कोई विकल्प बचता ही नहीं। तो उनको तो ऑर्डर इन्फोर्स कराना पड़ेगा आपके लिए। ठीक है, तो इसमें कोई वैसी घबराने वाली बात नहीं है, आपका ऑर्डर पक्का इन्फोर्स हो जाएगा किसी भी हालत में। बेटा, मैं क्या इस एक्ट के आ जाने से, एक बुजुर्ग आदमी पूछता है कि क्या इस एक्ट के आ जाने से मैं इसी कोर्ट के अंदर बंद के रह जाऊंगा क्या? मैं एसडीएम कोर्ट में मुझे सारी याचिका दायर करनी पड़ेगी? या एक माता पिता पूछते हैं कि क्या हमें एसडीएम कोर्ट में सारी याचिकाएं दायर करनी पड़ेंगी, हम किसी और कोर्ट में नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं। अगर आपको न्याय नहीं मिल रहा है यहाँ पर, तो आप इस अधिनियम से बंधे हुए नहीं हैं। आप फैमिली कोर्ट में भी जा कर के अप्लाई कर सकते हैं, आप डोमेस्टिक वायलेंस की कोर्ट में भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। ये अधिनियम तो इसलिए बनाया गया है कि आपको कम से कम खर्च में त्वरित न्याय मिले। ठीक है, लेकिन अगर मान लो आपको खर्चा 10,000 ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ तो जज साहब की पावर ही 10,000 की है। ठीक है, तो ऐसे में आप फैमिली कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं खर्चा बढ़वाने के लिए। खर्चा, अब एक बुजुर्ग आदमी पूछता है खर्चा मिलेगा कहाँ से, मतलब खर्चा दोनों कोर्टों से मिल जाएगा मुझे? इतना लालच मत करो चाचा, इतना लालच ठीक नहीं है। खर्चा आपको एक ही कोर्ट से मिलेगा, या तो आप एसडीएम कोर्ट से ले लो, या आप फैमिली कोर्ट से ले लो, या मजिस्ट्रेट साहब से ले लो, किसी एक से ले लो आप खर्चा। खर्चा आपको तीनों जगह से नहीं मिलेगा, खर्चा आपको एक ही जगह से मिलेगा। ठीक है, एक आदमी से आपको एक ही जगह से खर्चा मिलेगा। भाई आदेश तो हो गया, लड़का पैसे देने को भी तैयार हो गया, या रिश्तेदार या नातेदार हमारा पैसे देने को भी तैयार हो गया। ठीक है, इस कोर्ट के केस के करते ही वो पैसे देने को तैयार हो गया, मगर उसको समझ में ये नहीं आ रहा, वो मुझसे ही पूछ रहा है कि पैसे कहाँ जमा कराऊँ। ठीक है, तो पैसे वो या तो चाहे तो आपके खाते में जमा करा सकता है, और उसकी रसीद वो कंसर्न कोर्ट में लगा सकता है, या वो कंसर्न कोर्ट में डिमांड ड्राफ्ट जमा करा सकता है आपके नाम का। ठीक है, या एज़ पर ऑर्डर, जो ऑर्डर हुआ है उस ऑर्डर के हिसाब से, धारा 9 के अंदर जो ऑर्डर हुआ है उस ऑर्डर के हिसाब से वो जहाँ उसमें लिखा गया है वहाँ वो जमा करा सकता है। ठीक है, तो उसके पास तीनों चारों ऑप्शंस हैं, जो ऑप्शन वो एक्सप्लोर करना चाहे वो उसकी मर्ज़ी है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसे चारों ऑप्शन बता दो, जहाँ उसे समझ में आता है वो जमा करा देगा। पहले उसे कहो भाई, और वैसे तो ऑर्डर के हिसाब से ही होगा, लेकिन ऑर्डर के हिसाब से अगर मान लो ऑर्डर में नहीं मेंशन हुआ, तो ऐसे में वो आपके खाते में जमा करा सकता है, और वो आपके बैंक अकाउंट में या डिमांड ड्राफ्ट बनवा करके कंसर्न कोर्ट में जमा करवा सकता है।